मेथड ऑफ इंटीग्रेशन को इस्तेमाल करते हुए हमने बीम डिफ्लेक्शन के कुछ प्रॉब्लम अपने पिछले लेक्चरों में हल किए। इस लेक्चर में भी हम एक प्रॉब्लम और हल करेंगे जो कि बीम डिफ्लेक्शन का होगा। तरीक़ा जो हम इस्तेमाल करेंगे वो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन ही होगा। इस प्रॉब्लम में फ़र्क सिर्फ ये होगा कि हम बाउंड्री कंडीशंस के अलावा मैचिंग कंडीशंस का इस्तेमाल भी करेंगे। A beam is loaded and supported as shown. Determine the deflection at center of the beam in terms of W, L, E and I. The slopes at ends of the beam in terms of W, L, E and I. ये बीम हमारे सामने है, दोनों एंड पर ये सिंपली सपोर्टेड है, बीम की लेंथ L है, बीम पर लोडिंग जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है और वो सिर्फ लेफ़्ट हाफ पे लगी हुई है। उसकी इंटेंसिटी जो है वो W है। जो चीज़ें हमें पता हैं वो हैं W, L यानी कि लेंथ ऑफ द बीम, E यानी कि बीम किस मटेरियल की बनी हुई है उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और I यानी कि क्रॉस सेक्शन प्रॉपर्टी। अब हम सॉल्यूशन पर आते हैं तो पहला स्टेप हमारा ये होता है कि हमने एक्सटर्नल रिएक्शंस की वैल्यू निकालनी है। तो ये हमारी बीम है और ये जो पॉइंट A और पॉइंट C पे जो सपोर्ट है इनकी जगह हम RA और RC दो फोर्सेस लगा देंगे जिनकी वैल्यू अभी हमें नहीं मालूम। इनकी वैल्यू निकालने के लिए हम इक्विलिब्रियम इक्वेशंस का इस्तेमाल करेंगे। तो पहली इक्विलिब्रियम इक्वेशन जिसका हम इस्तेमाल करेंगे वो है तमाम मोमेंट्स अगर पॉइंट C के गिर्द लें तो उनको सम करेंगे तो उनकी वैल्यू 0 होगी। तो पॉइंट C पे से चूँकि RC गुजर रही है तो RC की तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगी उस इक्वेशन में। RA कंट्रीब्यूट करेगी तो RA ये फोर्स है और L उसका जो है वो मोमेंट आर्म है। ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स W है इसको हम एक कंसंट्रेटेड फोर्स में तब्दील करेंगे जो इस जगह पर जो बीम का लेफ्ट हाफ है उसके बिल्कुल सेंटर में से एक्ट कर रही होगी। तो W को जब L/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फोर्स बन जाएगी और जब हम इसको 3L/4 जो कि इसका मोमेंट आर्म है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इस फोर्स का मोमेंट पता चल जाएगा जो कि पॉइंट C के गिर्द है। ये काम हमने यहाँ पे किया और इसको 0 के बराबर किया तो RA की वैल्यू हमें मिल गई 3/8WL। दूसरी इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो है वो ये है कि तमाम फोर्सेस जो वाई डायरेक्शन में है उनको अगर सम करें तो हमें उनका सम 0 मिलना चाहिए। तो यहाँ से हमें मिल जाएगी कि RC की वैल्यू है 1/8WL। यहाँ ये नोट करें कि बीम के दो सेक्शन हैं, एक पॉइंट A से पॉइंट B तक यानी कि लेफ़्ट हाफ और दूसरा सेक्शन है पॉइंट B से पॉइंट C तक यानी कि राइट हाफ। बीम पर डिफ्लेक्शन निकालने के लिए हमें मोमेंट फंक्शन या मोमेंट एक्सप्रेशन मालूम होना ज़रूरी है। क्योंकि इस बीम के दो सेक्शन हैं तो इसमें दो मोमेंट एक्सप्रेशन पता करनी होंगी। तो तरीक़ा इस्तेमाल किया जाता है वो ये है कि हम एक हाइपोथेटिकल कट लगाते हैं उस सेक्शन में जहाँ पर हमें मोमेंट पता करनी होती है और राइट साइड को रिप्लेस कर देते हैं शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट फंक्शन से। उसके बाद हम इक्विलिब्रियम का इस्तेमाल करते हुए मोमेंट की एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। तो पहले सेक्शन पर आते हैं। पहला सेक्शन जो है वो लेफ्ट एंड ऑफ द बीम है तो अगर वहाँ पर हम कट लगाएं पॉइंट O पर तो ये सिचुएशन हमारे सामने आएगी। ये हमारी एक्सटर्नल रिएक्शन की फ़ोर्स है जो कि अब हमें पता चल गई है। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स है और इसको हम कन्वर्ट करेंगे कंसंट्रेटेड फोर्स में। तो चूँकि ये डिस्टेंस जो है वो x है तो इस फोर्स की वैल्यू WX होगी और ये जो डिस्टेंस है वो x/2 होगा। मोमेंट हमने पॉइंट O पे लेनी है तो कंट्रीब्यूशन आएगी यहाँ से, इसको हम नाम दे देते हैं M1x का ताकि डिस्टिंक्शन हो जाए कि ये पहले सेक्शन की मोमेंट है। और कंट्रीब्यूशन आएगी यहाँ से तो WX मल्टीप्लाइड बाई हाफ x जो कि इसका मोमेंट आर्म है माइनस 3/8WL इंटू x वो कंट्रीब्यूशन इस फोर्स की है। जो माइनस हैं वो क्लॉकवाइज मोमेंट हैं और जो प्लस हैं वो काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट है और इन तमाम को सम करेंगे तो इनकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। और वहाँ से हम जो है वो पहले सेक्शन का जो मोमेंट फंक्शन या मोमेंट एक्सप्रेशन है वो पता कर लेंगे और वो होगा कि m1x इज इक्वल टू -12WX² +3/8WX। अब हम दूसरे सेक्शन पर आएँ जो कि राइट हाफ है
और उसमें अगर कट लगाए तो सिचुएशन ये होगी कि ये डिस्टेंस जो है वो x है और ये डिस्टेंस L/2 है जिसमें ये फोर्स W लगी हुई है, और इसको अगर एक कंसंट्रेटेड फोर्स में तब्दील करें तो इसकी वैल्यू होगी WL/2, और जहाँ पर वो एक्ट कर रही है वो लेफ़्ट एंड से L/4 डिस्टेंस है। अगर हम मोमेंट लें पॉइंट O पे तो कंट्रीब्यूशन आएगी यहाँ से, वो हमने m2x लिख लिया, यहाँ से तो वो है हाफ WL यानी कि ये फोर्स मल्टीप्लाइड बाई x माइनस L/4 जो कि इसका मोमेंट आर्म है, और 3/8 WL इंटू एक्स जो कि कंट्रीब्यूशन इस फोर्स की वजह से है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारी जो दूसरी एक्सप्रेशन है मोमेंट की वो बनेगी m2x = माइनस 1/8 WLx प्लस 1/8 WL²। दोनों सेक्शनों की मोमेंट फंक्शन निकालने के बाद हम इस पोजीशन में हैं कि गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन सेटअप करें और फिर y के लिए सॉल्व करें और बाउंड्री कंडीशन जो है वो हम अप्लाई करें। तो ये हमारी पहली इक्वेशन बनेगी EI(d²y1). y1 जो है वो लेफ़्ट एंड के लिए इस्तेमाल किया है हमने, d²y1/dx² = m1x, और m1x जो है वो है -12 WX² प्लस 3/8 WLx। इसको हम 2 दफ़ा इंटीग्रेट करेंगे तो हमें EI(y1) मिल जाएगा, और EI(y1) होगा -1/24 WX4 प्लस 1/16 WLx³ प्लस C1x प्लस C2। चूँकि हमने 2 दफ़ा इंटीग्रेट किया है तो 2 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आएंगे। जब हम राइट हैंड के लिए यही इक्वेशन सेटअप करें और उसको सॉल्व करें तो हमें मिलेगा EI(y2), और y2 जो है वो y है राइट हैंड के लिए, = -1/48 WLx³ प्लस 1/16 WL²x² प्लस C3x प्लस C4। हमने चूँकि यहाँ भी 2 दफ़ा इंटीग्रेट किया है तो हमें 2 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और मिले, उनके नाम हमने C3 और C4 रख दिए। ये चारों कांस्टेंट अभी हमें मालूम नहीं है, ना हमें C1 मालूम है, ना C2, ना C3 और ना C4। ये मालूम करने के लिए हमें बाउंड्री कंडीशन इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। तो हमारी जो बीम है अगर उसको हम उसकी डिफ्लेक्शन देखें, लेफ़्ट हैंड पे चूँकि डिफ्लेक्शन को हमने y1 का नाम दिया है तो y1 जो है वो जहाँ x 0 है वहाँ पे 0 है। राइट हैंड पे भी डिफ्लेक्शन 0 है, यहाँ पर हमने डिफ्लेक्शन का नाम y2 दिया है, तो जब x की वैल्यू L होगी तो y2 0 होगा, और इसको हम इस तरह लिखेंगे y1 0 = 0 और y2 L = 0। इन 2 कंडीशन से हम सिर्फ 2 कांस्टेंट निकाल सकते हैं। मज़ीद 2 कांस्टेंट निकालने के लिए हमें मैचिंग कंडीशन चाहिए होंगी। वो मैचिंग कंडीशन ये होगी कि जहाँ पर बीम का मिडल है, यानी कि वो कॉमन पॉइंट जो y1 और y2 का है, यानी कि x = L/2, वहाँ पर y और थीटा जो है वो चाहे हम ये इक्वेशन इस्तेमाल करें या हम ये इस्तेमाल करें, वो दोनों बराबर आनी चाहिए, यानी कि y1 at x = L/2 ये बराबर होने चाहिए y2 at x = L/2 के। इसी तरह dy1/dx x = L/2 पर ये बराबर होने चाहिए dy2/dx L/2 पर। तो जब ये चारों कंडीशन हम अप्लाई कर लेंगे तो हमें C1, C2, C3 और C4 हमें मिल जाएंगे। अब हम अपने कांस्टेंट की वैल्यूज़ निकालते हैं, तो बाउंड्री कंडीशन और मैचिंग कंडीशन हमें अप्लाई करनी होंगी। तो पहली बाउंड्री कंडीशन हम अप्लाई करते हैं, यानी कि y1 या EI(y1), बात एक ही है, x = 0 पर उसकी वैल्यू 0 है। तो इस एक्सप्रेशन में EI(y1) की एक्सप्रेशन में है, जहाँ जहाँ x है वहाँ जब हम 0 रखेंगे तो हमें मिल जाएगा कि C2 जो है वो 0 है। अगली बाउंड्री कंडीशन है कि EI(y2) at x = L = 0। तो उस एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ x है वहाँ L रख दीजिए, तो हमें मिलेगा -1/48 WL4 प्लस 1/16 WL4 प्लस C3L प्लस C4। तो इसमें 2 कांस्टेंट हैं, इक्वेशन एक ही है, तो इसको हम नाम दे देते हैं A का और आगे चलते हैं। तो पहली जो हमारी मैचिंग कंडीशन है वो स्लोप पर है, तो वो EI(dy1/dx x = L/2 जो है
वो बराबर है EI dy2/dx एट x इक्वल टू L/2। तो जहाँ जहाँ इसमें x है वहाँ L/2 रखें तो हमें मिलेगा -1/6 W L/2 क्यूब प्लस 3/16 WL मल्टीप्लाइड बाई L/2 स्क्वायर प्लस C1, और ये बराबर है -1/16 WL इंटू L/2 स्क्वायर प्लस 1/8 WL स्क्वायर इंटू L/2 प्लस C3 के। इसको थोड़ा अगर सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलेगा C1 माइनस C3 इज इक्वल टू 1/48 WL क्यूब। एक इक्वेशन है और दो अननोन हैं, तो इसको B का नाम दे देते हैं और आगे चलते हैं। आखिरी कंडीशन जो है कि जो डिफ्लेक्शन की कंटिन्यूटी की है वो है कि EI/Y1 एट L/2 ये बराबर होने चाहिए EI/Y2 एट x इक्वल टू L/2 के। और जब हम इस एक्सप्रेशन में L/2 रखें तो हमें मिलता है -1/24 W L/2 raised to power 4 प्लस 1/16 WL L/2 क्यूब प्लस C1 इंटू L/2, और ये बराबर है -1/48 WL मल्टीप्लाइड बाई L/2 क्यूब प्लस 1/16 WL स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई L/2 होल स्क्वायर प्लस C3 इंटू L/2 प्लस C4। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलेगा C1 माइनस C3 मल्टीप्लाइड बाई L/2 इज इक्वल टू C4 प्लस 1/128 WL4। C1 माइनस C3 यहाँ पर हमें पता था, तो हम 1/48 WL क्यूब अगर यहाँ पर रखें तो C4 की वैल्यू में मिल जाएगी कि C4 जो है 1/384 WL4 है। जब हमें C4 पता चल गया तो हम इक्वेशन A को इस्तेमाल करते हुए C3 की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि निकलेगी -17/384 WL क्यूब। और इसके बाद B को इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि हमें C3 पता चल गया है, C1 की वैल्यू भी हम निकाल लेंगे, जो कि है C1 इज इक्वल टू -3/128 WL क्यूब। तो अब हमें चारों कांस्टेंट पता चल गए, C1 ये है, C2 ये है, C3 ये है और C4 ये है। अब हमें अपने चारों कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन पता चल गए हैं, और हम अपनी जो फाइनल एक्सप्रेशन है डिफ्लेक्शन और स्लोप की वो हम लिख सकते हैं, और वो कुछ यूँ होगी कि y1 x इज इक्वल टू 1/384 EI। ये EI पहले लेफ़्ट साइड पर था जिसको हम राइट साइड पर ले आए हैं, तो y1 x इज इक्वल टू 1/384 EI मल्टीप्लाइड बाई -16 WX4 प्लस 24 WLX क्यूब माइनस 9 WL क्यूब x, और ये वैलिड है लेफ़्ट हाफ के लिए, यानी कि x की वैल्यू 0 से लेके L/2 तक होगी। थीटा 1 की वैल्यू होगी 1/384 EI माइनस 64 WX क्यूब प्लस 72 WLX स्क्वायर माइनस 9 WL क्यूब, और इसकी भी जो x की रेंज है वो वही है जो कि इस एक्सप्रेशन की है। y2x जो कि राइट हाफ के लिए है वो है 1/384 EI माइनस 8 WLX क्यूब प्लस 24 WL स्क्वायर x माइनस 17 WL क्यूब x प्लस WL4, और इसकी रेंज आप देख लीजिए L/2 से लेके L तक है। तो जिस तरह पहले कहा गया कि L/2 जो है वो कॉमन पॉइंट है y1 और y2 का, और थीटा 2 होगा 1/384 EI मल्टीप्लाइड बाय -24 WLX स्क्वायर प्लस 48 WL स्क्वायर x माइनस 17 WL क्यूब, और जाहिर है कि यहाँ भी x की रेंज वही है जो y2x की है। अब जबकि हमने ये y1, y2, थीटा 1 और थीटा 2 पता कर लिए, तो हम डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं बीम के बिल्कुल मिडिल में। तो वो होगी, चाहे हम y1 वाली एक्सप्रेशन से निकालें या y2 से निकालें, क्योंकि L/2 जो है वो कॉमन पॉइंट है, तो वो होगी -5 WL4 ओवर 768 EI। इसी तरह हम स्लोप्स भी निकाल सकते हैं दोनों एंड पर, तो लेफ़्ट एंड पर होगा -9 WL क्यूब ओवर 384, और ये हम कैलकुलेट करेंगे इस एक्सप्रेशन से। इसी तरह दूसरे एंड पर यानी कि राइट एंड पर जो स्लोप होगा वो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, और उसकी वैल्यू होगी 7 WL क्यूब ओवर 384 EI। जिस तरह की लोडिंग है उसमें थीटा 1 की वैल्यू जो है वो थीटा 2 से ज़्यादा होना बिल्कुल लॉजिकल है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।